आईपीएस इल्मा अफरोज के छुट्टी पर जाने के मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट है। आखिर कौन है आईपीएस इल्मा अफरोज? ये आज की डेट में इतनी चर्चा में क्यों है? लौंडिया को बढ़ा के क्या कोई तीर मार लेगी? क्या कर लेगी तुम्हारी लौंडिया? जो प्रॉब्लम हुई है, जो इशू हुआ है, वो इनके साथ आईपीएस वर्सेस एमएलए हुआ है। अम्मी ने जिंदगी में ये चीज हमेशा से मेरे अंदर डाली कि तू जो है काबिल है। कि सैया होए कोतवाल तो डर काहे का? मतलब कि अब उनके हस्बैंड जो एमएलए हैं, तो अब किस चीज का डर है? स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरे के पूरे इशू में? आप एडमिनिस्ट्रेशन के काम में अगर राजनीति टांग लड़ाएगी तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में जाके प्रिविलेज मोशन का मिसयूज किया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। होते हैं कुछ ऐसे यूपीएससी टॉपर्स जो कि एक रोल मॉडल बन जाते हैं। आखिर कौन है आईपीएस इल्मा अफरोज, जिन्होंने ईमानदारी का ऐसा परचम लहराया है कि चुन चुन कर बेईमानों का चेहरा सामने आया है? दोस्तों, आईपीएस इल्मा अफरोज 2017 में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया था और 2018 में बतौर आईपीएस बनकर अपने परिवार और देश का नाम रोशन किया है। लेकिन आखिर ये आज की डेट में इतनी चर्चा में क्यों है, उसके विषय में हम जिक्र करेंगे। ये हैं हिमाचल प्रदेश के बद्दी डिस्ट्रिक्ट के एमएलए रामकिशन चौधरी जी, ये है राहुल गांधी जी, और ये है सीएम ऑफ हिमाचल सुक्खू साहब। तो आप समझ सकते हैं कि क्या संबंध, कितने गहरे रिश्ते हैं कांग्रेस पार्टी से। जो प्रॉब्लम हुई है, जो इशू हुआ है, वो इनके साथ आईपीएस वर्सेस एमएलए हुआ है, जो आपका एक फेवरेट टॉपिक की डिस्कशन का कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हु इज मोर पावरफुल, किसने ईमानदारी से काम किया है और किसने पर्सनल गेन के साथ काम किया है। वीडियो के एंड में इल्मा अफरोज जी का एक मैसेज है आप सभी के लिए, तो देख के जरूर जाइएगा। साथ ही में इस पूरे इशू को हम केस स्टडी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपके जीएस पेपर 4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये भी बात करेंगे कि पास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आ चुके हैं इससे रिलेटेड, इसी केस से रिलेटेड। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस को समझ लेते हैं, फिर हम केस स्टडी पे आएंगे। दोस्तों, आईपीएस इल्मा अफरोज बद्दी डिस्ट्रिक्ट में इसी साल जनवरी में आती हैं और काफी कुछ अलग अलग काम करती हैं अलग अलग समूहों के लिए। जैसे महिलाओं के लिए इन्होंने एक स्पेशल टाइम निकाला है उनके मुद्दों को सुनने के लिए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को काफी हद तक रोक दिया है और सैंड माफिया, खनन माफिया के अगेंस्ट में काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। एक दिन यूं ही आम ड्यूटी करते करते इस पोकलेन मशीन पर इन्होंने 75,000 का चालान काट दिया। तब से लेकर हिमाचल में ऐसा लगता है भूचाल आ गया है। तब से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के राजनीति में एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये पोकलेन मशीन थी उन एमएलए की पत्नी की। अब ये वही बात हो गई कि सैया होए कोतवाल तो डर काहे का? मतलब कि अब उनके हस्बैंड जो एमएलए हैं, तो अब किस चीज का डर है? बस उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि आप इन मशीन्स को छोड़ दीजिए। इल्मा अफरोज का कहना है कि ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी काम करके ये ट्रक और पोकलेन मशीन वापस आ रहे थे, तो हमने इन पर जांच की और पाया कि ये अवैध है, ये लीगल है, तो हमने इस पे 75,000 का चालान काट दिया। तो उनकी पत्नी जो है वो अब अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपना रही हैं और इल्मा अफरोज के ऊपर दबाव डाला जा रहा है इसको छोड़ने का। लेकिन अब तक तो इल्मा अफरोज सह रही थी और दबाव, जो कि एक ड्यूटी का हिस्सा है, वो कर रही थी। लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट से सपोर्ट न मिलने की वजह से शायद अब इल्मा अफरोज अकेले पड़ गई और उन्हें अपना सरकारी आवास जो कि बद्दी में था उसको खाली करके लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा। कहां पे? अपने अम्मी के यहां, होम टाउन मुरादाबाद। दोस्तों, यह है ईमानदारी की एक बहुत बड़ी सजा शायद इल्मा अफरोज जी को मिली है। दोस्तों, ये जो एमएलए और उनकी पत्नी और उनके जितने भी लोग थे, वो इनको ट्रांसफर करने में काफी टाइम से लगे हुए थे, क्योंकि ये बिल्कुल ईमानदार ऑफिसर हैं, गलत काम बर्दाश्त नहीं होता और इनका ट्रांसफर हो भी जाता। लेकिन एक केस में ये अभी लगी हुई थी, वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को खत्म नहीं हो जाता, तब तक आईपीएस का ट्रांसफर नहीं हो पाता। तब तक तो ये पूरा का पूरा मामला हो गया। जो एमएलए हैं वो जो विधानसभा है वहां पर जाते हैं और आईपीएस इल्मा अफरोज के अगेंस्ट में प्रिविलेज्ड मोशन पास करते हैं। आईपीएस इल्मा अफरोज जो हैं वो हमारे ही ड्राइवर को हायर करके हमारे ही पीछे जासूसी कर रही हैं। के बाद से फिर इल्मा अफरोज आती हैं शिमला से और रात में सामान पैक करके और लंबी छुट्टी के लिए घर चली जाती हैं। पूरा केस एक बार और हो चुका था, यानी कि 2016 में
आईपीएस ऑफिसर गौरव सिंह एएसपी थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उस टाइम पर भी सेम यही एपिसोड रिपीट किया गया था। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है वो उसी टाइम की है। इन्होंने भी उस पोकलेन मशीन के ऊपर चालान काटा था 65,000 रुपए का और इनका ट्रांसफर करा दिया गया था तुरंत। ये किस्सा जो है फिर से रिपीट हुआ है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को इस गिलहरी जैसे शक्ल वाले एआई ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जिसका नाम है स्पार्की एआई। इससे पहले भी हमने कई बार जिक्र किया है इसके बारे में और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मतलब अगर आपको अंग्रेजी बोलने में, सीखने में, समझने में, सुनने में दिक्कत आती है तो अब वो दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस ऐप को यूज कर रहे हैं और ऑनेस्टली अब फायदा तो होता है, ऐसा नहीं फायदा हो रहा है। आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप स्पार्की के थ्रू अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर, फ्लुएंसी और रीडिंग को काफी बेहतर बना सकते हैं। आप इंटरव्यू वाला जोन भी इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो पहले इस वीडियो को देखिए। Hi there. How is your day going? Did you learn something new or did you have a lot of fun? Hello Sparky, my days are going good. So I started the morning, so nothing excited yet. That's great to hear, my friend. But it seems like there might be a little confusion in your response. Let me help you rephrase it. Hello Sparky, my day is going well. यूपीएससी के जीएस पेपर 4 में ऐसे केसेस केस स्टडी में आते रहते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। इनका जो टोटल मार्क्स होता है 20 मार्क्स का और 250 वर्ड का होता है। इसको डिटेल में पढ़ोगे आप ना, डिट्टो यही केस है। डिट्टो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स में माइनिंग बैन कर दी है क्योंकि वहां पे अब डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा था, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन वहां के कुछ ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं जो कि करप्ट हैं, तो वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं। आप एक यंग डायनेमिक एसपी वहां गए और इसको रोकने की कोशिश की। ये सेम यही मामला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये पूरे केस को केस स्टडी में तब्दील कर दिया है, ठीक है। कि आप एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, आप बद्दी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, आपके साथ ये चीजें हुई हैं। अब आप मुझे बताइए आंसर क्या करना है। आपको एथिकल डायलेमास फाइंड करने हैं। एथिकल डायलेमास क्या क्या होंगे। दूसरा कि कौन सा ऐसा मूल्य है जो कि यहां पर जिसका हनन हुआ है। डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशंस के बारे में और लीडरशिप के बारे में, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे आप आंसर लिख सकते हो। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरे के पूरे इशू में। स्टेक होल्डर्स में सबसे बड़ी आती हैं खुद आईपीएस इल्मा अफरोज। दूसरा आती है कांग्रेस एमएलए और उनकी पत्नी जो कि अपने पर्सनल गेन के लिए यह सारा मामला किया है। ऑफ कोर्स लोकल कम्युनिटी। दोस्तों ये जो एरिया है ना दून और बद्दी वाला, ये बड़ा ही पुराना माइनिंग का एरिया है और बहुत पुराना। यहाँ पे दबंग दबंग लोग का मतलब रहा है। जब आप इसका इतिहास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और चौथा स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब कि राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि कैसे पुलिस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर वहां उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके टीममेट्स की सुरक्षा कर सकें। अब हम लोग आते हैं एथिकल डायमेंशन पे। नंबर 1 एथिकल डायमेंशन क्या है। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के काम में अगर राजनीति टांग लड़ाएगी तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये आम केस है, ये कोई बहुत यूनिक केस नहीं है। आमतौर पे देखा जाता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं शायद एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी टांग लड़ा देते हैं, जिसकी वजह से काम जो है वो काफी डिले हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा एथिकल इशू बनकर। दूसरा है कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। मतलब कि आपने एक तरीके से अंडरमाइन किया है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को, यानी कि आपने अपने पर्सनल गेन के लिए आपने कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट किया है। अब भाई इलीगल था तभी तो वो पोकलेन मशीन को उन्होंने किया, ये आम रूटीन था। मान लीजिए कि वो अगर एमएलए की पत्नी नहीं होती, वो नॉर्मल किसी ऐसे की पत्नी होती, फिर तो ये केस उठता ही नहीं। तो ये वही हो गया कि चीजों को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तीसरा है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। किस चीज की अब्यूज हुआ है यहां पर, प्रिविलेज मोशन का। एमएलए ने मतलब जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में जाके प्रिविलेज मोशन का मिसयूज किया हुआ है कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, ये हमारे खिलाफ ये कर रही हैं, हमारा जो है वो प्रिविलेज जो है वो प्राइवेसी गड़बड़ हो रही है तो आप करिए इनको। ये मामला हो गया। तो ये मिसयूज है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।
दूसरा आता है हमारा जेंडर एंड रिलीजन बायस। मुख्य रूप से देखा जाए तो आईपीएस इल्मा अफरोज मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और एक महिला भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो गन का लाइसेंस था वो इल्मा अफरोज ने मुस्लिम लोगों को ज्यादा दिया है इन कंपैरिजन टू हिंदू। तो ये एक गलत मतलब वो बना के और एक तरीके से जेंडर एंड रिलीजियस बायस जो टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके अपने ही कम्युनिटी में या दूसरे कम्युनिटी में विश्वास टूट जाए। ठीक है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, अगर अपनी ही टीम से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो शायद ये मामला कहीं और होता। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिला, इसी वजह से शायद उनका ट्रांसफर हो चुका या फिर होगा। तीसरा है पब्लिक इन परसेप्शन एंड ट्रस्ट। जब ऐसा कुछ होता है ना तो जनता का विश्वास खत्म हो जाता है, गवर्नेंस से, ब्यूरोक्रेट से, ऑफिसर से, पुलिस वालों से, या फिर मतलब सिस्टम से भरोसा खत्म होने लगता है। तो यहां पर एक जो है वो नैतिक सिद्धांत हमारा टूटा हुआ है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मतलब क्या सॉल्यूशन बन सकता है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या बन सकता है। नंबर 1 की इमीडिएट सेफ्टी एंड सपोर्ट, मतलब कि आपको अपने ही डिपार्टमेंट, अपने ही सरकार को चलाने के लिए, अपनी ही स्कीम को एग्जीक्यूट कराने के लिए जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, इनको काम करने के लिए वो वर्क एनवायरनमेंट दीजिए, सेफ्टी एनवायरनमेंट दीजिए। आप इन्वेस्टिगेशन तो कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए। देखिए, उसके बाद ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, मतलब कि एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने रखनी चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे पब्लिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। दोस्तों, एक ईमानदार ऑफिसर की छवि जो है ना वो अपने आप बहुत बहुत गहरी होती है और जनता में एक विश्वास होता है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर लोकल लोगों से काफी कनेक्टेड होता है। और अगर सरकार ये जिम्मेदारी उठा ले कि कनेक्ट करवा दें और क्लियर कर दें, तो सरकार बहुत अच्छी होने लगती है उस टाइम से। इसलिए तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का एफर्ट दिखता है उसमें। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या क्या आते हैं कि क्या किया जा सकता है। और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड, मतलब कि भाई अगर कोई खबरी है तो खबरी को खबरी वाले प्रोटेक्शन दीजिए, वरना आपको पता है कि पुलिस बिना खबरी के कहां से कुछ सुराग पकड़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो खबरियों के लिए भी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का मामला बनाना पड़ेगा, ताकि जो संप्रभुता है पुलिस की वो मेंटेन रहे। एथिक्स ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, यानी कि एडुकेट करें पब्लिक सर्वेंट्स को कि अपने सबऑर्डिनेट्स को ग्रीवियंस मैकेनिज्म हैंडल कर सकें। मान लीजिए मेरे अंडर, मैं पुलिस वाला हूं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हूं, मेरे अंडर पुलिस हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो किसके पास जाए? वो मेरे पास आए, मैं उनकी प्रॉब्लम को समझूंगा। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स की, ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स का दुख दर्द और उनके चैलेंजेस को समझें, ताकि गवर्नेंस अच्छी तरीके से हो। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे लेक्चर में। वो ये है कि जो प्रिविलेज मोशन का मिसयूज कर रहे हैं आजकल एमपी और एमएलए, उसका एक मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब मिसयूज कर रहे हैं किसके लिए? अपने ही लोगों के प्रति, जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए। और बाकी तो कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तो लॉन्ग टर्म रहना ही चाहिए। तो आज की जो सेशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में था। आई होप आपको चीजें थोड़ी सी बेहतर समझ में आई होंगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि आप लोगों की वेबसाइट जो है वो अब रेडी हो चुकी है। तो आपको अपने आवश्यकता अनुसार जिस भी कोर्स में, चाहे वो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम हो गया या करंट अफेयर्स, करंट क्लैरिटी प्रोग्राम, या फिर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, तो आप अब इस वेबसाइट से इजीली जाकर वहां से एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना है तो आप वेबसाइट से करिए। अगर आपको ईएमआई और यूपीआई से करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहां से आप यूपीआई हमसे कनेक्ट करके आप वो कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक मैसेज है आईपीएस इल्मा अफरोज का आपके लिए, जरूर देख के जाइएगा। तैयारी में दिक्कतें आती थी, लेकिन अम्मी ने हमेशा सिखाया कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यदि खुद को देश की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, यदि सिविल सर्विसेज करने का ख्याल है, जो मेरे हिसाब से एक लाजवाब ऑप्शन है, तो अब से, आज से, इसी पल से जुड़ जाओ। सोचिए मत, जुड़िए मार्गदर्शन आईएएस के पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम से।